ज्ञान गंगे में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम समास के बारे में। ये जो समास है इसका बहुत ही विस्तार रूप है, लेकिन हम यहाँ चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिगत क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका हम विश्लेषण करते हैं। पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम में कौन कौन है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि का आपके पाठ्यक्रम में 4 समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। इसका आपके पेपर में स्थान क्या है? तो 9, प्रश्न संख्या 9 के ग की जगह पर आता है, ये हमेशा फिक्स रहता है। उसके बाद प्रश्न पूछने का तरीका क्या होगा? तो कोई भी समास दिया रहेगा उसका विग्रह करेंगे तो आपको 1 अंक, और समास का नाम बताएंगे तो 1 अंक, मतलब कुल 2 अंक आपको मिलेंगे। ठीक, कितने अंक मिलेंगे? 2। और प्रश्न नीचे है कि आखिर कितना आएगा, तो देखिए नीचे लिखा है कि आएगा 4, करना है 2 और नंबर मिलेंगे 2। अब नीचे देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सामान्य तरीका हम हर वीडियो में समझ रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य है परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना। तो सामान्य तरीका के तहत कैसे करेंगे? देखिए हमें करना है 2, तो हम इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। हम हर क्वेश्चन में एक सामान्य तरीका समझा रहे हैं। पहले कॉलम में लिख देंगे शब्द, दूसरे कॉलम में समास विग्रह और तीसरे कॉलम में लिख देंगे समास का नाम। अब आपके पेपर में जो दिया गया है यहाँ पे आएगा जो 4 आएगा, उसमें से क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कि 2 कौन ऐसा समास है, 2 कौन ऐसा शब्द है जो हमारा याद किया हुआ आया है, उसी को करेंगे। तो उसी को इन दोनों में लिखेंगे। इन दोनों में किसको लिखेंगे? जो हमें अच्छी तरह से याद है, उसका हम समास विग्रह कर पाए और समास का नाम भी बता दें। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक ऐसा है समास विग्रह तो आ रहा है लेकिन समास का नाम नहीं आ रहा है, तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमें उसको अच्छी तरह से देख लेना है कि हमें 2 चाहिए, उन 4 में 2 ऐसे शब्द चाहिए जिनका हमें समास विग्रह भी पता होना चाहिए और समास का नाम भी पता होना चाहिए। तो हम आपको बता रहे हैं आप करेंगे क्या। उन 4 शब्दों में आप देखेंगे तो एक निश्चित तौर पे एक ऐसा शब्द आएगा जिसमें बीच में डैश रहेगा। क्या रहेगा? बीच में डैश रहेगा। एक उसको कर लेंगे। देखिए बारीकी से कितना समझा रहे हैं, और ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है। आपको बिना चिंता किए हुए उन 4 में एक ऐसा शब्द खोजना है जिसके बीच में डैश हो, उसको कर लेंगे। उसके बाद उन 4 में एक ऐसा खोजना है जिसके शुरू में क्या हो? संख्या हो। जैसे देखिए यहाँ पे 3 लिखा है ना, 3 का मतलब क्या होता है? 3। बस आपका समास समाप्त। आपको समास में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जान गए क्या करना है कि इन 4 में से एक डैश वाला लिख देंगे और एक संख्या वाला लिख देंगे। हमें 2 करना है, 2 मिल गया। अब बची विग्रह और समास का नाम, तो हम इसको भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखने के बाद अब देखिए विग्रह कैसे करेंगे, समास विग्रह। तो जो डैश वाला लिखेंगे उसका विग्रह करेंगे तो दोनों शब्द लिख देंगे। डैश के दाहिने और बाएं साइड में जो एक एक शब्द दिया है उन दोनों को लिख देंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे? बीच में डैश की जगह पे और लगा देंगे या शब्द लगा देंगे। आपका समास विग्रह हो गया। आगे समझ गए कैसे? कि डैश के बीच में और शब्द और या शब्द लगा देंगे और उसको हूबहू दोनों शब्द को उतार देंगे। आपका समास विग्रह हो गया है। और समास का नाम क्या हो गया? तो द्वंद्व हो गया। क्या हो गया? द्वंद्व हो गया। देखिए द्वंद्व और द्विगु में समस्या होता है कि कौन द्विगु है और कौन द्वंद्व है। तो आप याद रखेंगे द्वंद्व में जो आधा बीच में न होता है, बीच में क्या है? आधा 9 है, उसको आप यहाँ हाइफन मान ले, यहाँ पे क्या मान ले? डैश मान ले। तो हमें कंफ्यूजन हमेशा दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि हम ये जानते हैं कि द्वंद्व है कि द्विगु है, मतलब द्वंद्व और द्विगु में से कोई एक है,
लेकिन हम ये कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि आखिर इन दोनों में से हम लिखेंगे कौन। तो आप याद रखेंगे डैश वाला जो शब्द होता है, जो डैश है वो आधा 9 है। क्या है? जो डैश है इधर आधा 9 है। तो द्वंद्व क्लियर हो गया। तो 1 नंबर आपका काम हो गया। अब नीचे आएंगे त्रिनेत्र। इसमें क्या लगाएंगे? अर्थात लगाएंगे। और आगे क्या लिख देंगे? बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास की परिभाषा होती है कि उसका अलग अर्थ निकले। कोई भी शब्द दिया है उसका अर्थ अलग निकले। जैसे यहाँ पे माता पिता है तो माता पिता का अर्थ होता है माता पिता, इसका कोई अलग अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे त्रिनेत्र का अलग अर्थ निकलेगा। ये किसकी विशेषता है? बहुव्रीहि समास की। तो त्रिनेत्र की समास विग्रह कैसे करेंगे? तो लिखेंगे कि 3 है नेत्र जिसके, 3 है नेत्र जिसके। इसका कोई भी शब्द आएगा तो इसी तरह से लिखेंगे। जैसे चतुरानन तो 4 है आनंद जिसके। चौराहा 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। तो इस प्रकार उसके आगे क्या लगा देंगे? अर्थात। और अर्थात में क्या होगा? अर्थात इसका अलग अर्थ निकलना चाहिए ना। जैसे बोले ना कि बहुव्रीहि समास की परिभाषा होगी कि उसका अलग अर्थ निकलेगा। जैसे 3 है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र का क्या लिखेंगे? 3 है नेत्र जिसके, और अर्थात सब में लगाना है। और अर्थात के आगे लिख देंगे जो अलग अर्थ निकल रहा है। तो इसका अलग अर्थ क्या निकलेगा? 3 नेत्र किसका होता है? तो शंकर भगवान का। तो लिख देंगे क्या? अर्थात शंकर। क्या लिखेंगे? अर्थात शंकर। उसी प्रकार 4 है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। तो इस प्रकार से ये भी समझ गए कि बीच वाला क्या होगा? संख्या होगा। बीच वाला क्या होगा? संख्या होगा। और इधर वाला क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। और इसके अलावा भी आप अन्य समास को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे आप याद रखें कि इन दोनों से काम चल जाएगा। इनके साथ एक और ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे त्रिनेत्र के जगह पे आप सिंपल से लिख सकते हैं क्या? कि 3 नेत्रों वाला, 3 नेत्रों वाला, चाहे 3 नेत्र। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? द्विगु समास लिख देंगे। तो बहुव्रीहि और द्विगु में क्या अंतर होगा यहाँ पे? तो आप याद रखेंगे जब विग्रह लिखेंगे कि 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शंकर, तो यहाँ पे बहुव्रीहि लिख देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे 3 नेत्र, केवल लिखेंगे 3 नेत्र, तो यहाँ पे लिख देंगे द्विगु। क्या लिख देंगे? द्विगु। तो हो गया। तो आपको 3 समास हम बता दें, लेकिन आप निश्चित तौर पे आप ये जान जाइए, आप ये समझ जाइए कि आपके परीक्षा में जो 2 आएगा वैसे ही आएगा और आपको मिल भी जाएगी। इधर उधर जाने की नौबत नहीं है। आपको कर्मधारय की तरफ बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक द्वंद्व कर देंगे और दूसरा क्या कर देंगे? द्विगु कर देंगे। और द्विगु और बहुव्रीहि में क्या अंतर होगा? तो आप याद रखेंगे जब भगवान का नाम निकलेगा तो बहुव्रीहि, और जब कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, सीधा सीधा अर्थ निकलेगा तो द्विगु। तो आपका 2 हो गया। अब चलिए नीचे हम देख लेते हैं नीचे क्या सावधानियां बरतनी है। देखिए अब ये प्रश्न है कि हम ये बता दें कि और लगाएंगे और या लगाएंगे। तो प्रश्न है कि इन दोनों में से कोई एक ही ना लगाएंगे, तो कब कौन लगाएंगे? तो देखिए हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा गया 3 उदाहरण, माता पिता, तो इसमें क्या लगा है? माता और पिता। दूसरा क्या है? गुण अवगुण, तो गुण तथा अवगुण। तीसरा है दिन रात, तो इसमें क्या लिखा है? दिन या रात। और देखिए आपके सामने 3 शब्द दिख रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहे हैं। और दिख रहा है, एक तथा दिख रहा है, और एक या दिख रहा है। तो कब ये लिखे जाएंगे? किस स्थिति में और लिखा जाएगा, किस स्थिति में या लिखा जाएगा? देखिए माता और पिता इसलिए लिखा गया है और क्योंकि दोनों जो है एक साथ हो सकते हैं, दोनों हमेशा एक साथ होंगे, जैसे माता और पिता। लेकिन यदि दिन या रात कहें कि अभी दिन भी है अभी रात भी है, तो होगा नहीं ना, गलत होगा। तो दिन या रात,
यदि दिन होगा तो रात नहीं होगी और रात होगा तो दिन नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, या। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे, सामान्य सी भाषा में समझ लीजिए। अब माता पिता दोनों एक साथ आ गए तो और दिन रात एक साथ नहीं आ सकते तो या। अब इधर देखिए, इसमें लिखा है तथा, तो तथा का होगा तो इन दोनों में तुलना करते हैं। देखिए माता और पिता दो है, इसलिए इसमें क्या लिखे हैं, और लिखे हैं। लेकिन ये दोनों चीज एक ही हो सकते हैं एक ही व्यक्ति में। जैसे मान के चलिए कि एक माता है तो एक, और पिता है दो। लेकिन जो गुण अवगुण है दो तो हैं, लेकिन एक व्यक्ति में ही हो सकता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसमें कुछ गुण है और कुछ अवगुण है, तो उसको क्या लिखेंगे, तथा लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे और क्यों लिखे हैं, क्योंकि माता एक है और पिता एक है, तो दो हो गए। दो के लिए और वैसा चीज जो एक व्यक्ति में भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, तथा। और वैसा चीज जो एक होगा तो दूसरा नहीं, और दूसरा होगा तो पहला नहीं, तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे, या लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। समास बहुत आसान है। अब देखिए नीचे देखते हैं, देखिए नीचे समास विग्रह में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द दिए गए हैं। ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी दिए गए हैं, आपके पास शॉर्ट नोट मौजूद भी हुआ है। यदि आपके पास मौजूद नहीं है तो आपको बेफिक्र रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस शॉर्ट नोट्स का लिंक मौजूद है, वहां पे जाएं और क्लिक करें और तुरंत डाउनलोड कर लें। तुरंत डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं अथवा मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। इससे भी अलावा यदि आपको समस्या का हल नहीं हो रहा है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे जुड़ने का प्रयास करेगी और आपको नोट्स देने का प्रयास करेगी, आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए समास विग्रह में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट। देखिए द्विगु में चौराहा, त्रिदेव, पंचतत्व, अष्टकोण, त्रिभुज, पंचवटी, ये है। बहुव्रीहि में क्या है, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, लंबोदर, चंद्रशेखर, पीताम्बर, गजानन। कर्मधारा में क्या है, नीलकमल, पीताम्बर, महापुरुष, नीलांबर, महाकवि, घनश्याम। द्वंद्व में क्या है, माता पिता, भाई बहन, दिन रात, जीवन मरण। आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और आपको हम विग्रह करने के लिए बता ही दिए हैं क्या करना है। अब इसको भी थोड़ा सा गंभीरता से समझ लें। देखिए इन चारों को एक साथ तुलना करेंगे। देखिए द्विगु में पहला अक्षर संख्या होगी। देखिए चौ है, 4 है, त्रि है, 3 है, पंच है, अष्ट है, त्रिभुज है, पंच है, 3 है, 5 है, 1 है, 2 है ना। तो द्विगु में संख्या की बात होगी। द्विगु में क्या होगी, संख्या की बात होगी। बहुव्रीहि में अलग अर्थ निकलेगा, अलग अर्थ के साथ साथ संख्या की भी बात होगी। तो आपको हम अंतर बता दिए हैं कि त्रिनेत्र और त्रिदेव दोनों एक ही है। तो अंतर क्या है, तो यहाँ पे अलग अर्थ नहीं निकलेगा। त्रिदेव का मतलब 3 भगवान, और यहाँ पे त्रिनेत्र का अर्थ अलग निकलेगा, मतलब शंकर। अब देखिए नीचे आते हैं कर्मधारय में। देखिए कर्मधारय में विशेषता, पहला शब्द विशेषता बताएगा और दूसरा शब्द मूल शब्द होगा। दूसरा क्या होगा, अंत में वाला जो है वो मूल शब्द होगा। देखिए पीताम्बर, महापुरुष, नीलांबर, सब क्या है, ये मेन शब्द है। और इसके पहले वाला जो अक्षर है, पहले वाला जो भाग है वो क्या, विशेषता बता रहे। जैसे कमल, कैसा कमल, तो नीला कमल। अंबर, कैसा अंबर, पीत अंबर, मैंने पीला अंबर। पुरुष, कैसा पुरुष, महापुरुष। अंबर, कैसा अंबर, नीला अंबर। कवि, कैसा कवि, महाकवि। श्याम, कैसा श्याम, तो घना श्याम। ठीक, तो हम समझ गए। कर्मधारय में क्या होगी, विशेषता बताई जाएगी। इसके बाद द्वंद्व में क्या होगा, बराबर शब्द आएंगे, मतलब दोनों ओर बराबर शब्द आएंगे और बीच में डैश रहेगा। बीच में क्या रहेगा, डैश रहेगा। माता पिता, भाई बहन, दिन रात, जीवन मरण। और इसका समास विग्रह करने के लिए भी बता ही दिए हैं। तो हमें परीक्षा में कौन कौन करना है, एक ये द्वंद्व करना है जो फिक्स तौर पे आएगा, और एक बहुव्रीहि करना है जो भी फिक्स तौर पे आएगा। वैसे चारों में से लगभग एक आते हैं, लेकिन हमें एक द्वंद्व का चुनाव कर दें। द्वंद्व अनिवार्य है, द्वंद्व आएगा ही आएगा।
और दूसरा में हम द्विगु और बहुब्रीहि दोनों में से एक को चूज कर सकते हैं। और आपको अंतर बता दिए, जब कुछ अर्थ नहीं निकलेगा सामान्य अर्थ तो द्विगु, और जब अलग अर्थ निकलेगा तो बहुब्रीहि, क्योंकि दोनों समान है, दोनों में संख्या है। तो कब द्विगु कब बहुब्रीहि? तो जब अर्थ निकल जाएगा अलग तो बहुब्रीहि। जैसे 3 है नेत्र जिसका अर्थ शंकर तो बहुब्रीहि, और जब केवल 3 नेत्र तो क्या होगा? द्विगु। अब मान के लिए कि अष्टकोण है, अष्टकोण कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। त्रिभुज 3 भुजा, अब कोई भगवान का नाम है? नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? द्विगु होगा। लेकिन यदि लंबोदर है, त्रिनेत्र है, चतुर्भुज है, पीताम्बर है, गजानन है, क्या है? इसके अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे पीताम्बर है जो पीत अंबर, जो पीला अंबर को धारण करता है, वस्त्र को धारण करता है, जैसे श्री कृष्ण, तो यहाँ पे क्या हो गया? बहुब्रीहि हो गया। इस प्रकार देखिए सामान्य तरीके से हम दोनों समास, चारों समास को हम समझ लिए। अब आपके पास स्थिति ये हो गई है कि आप चाहें तो आप चारों कर सकते हैं। आप इतना सीख ले हैं, यदि वीडियो को थोड़ा 1-2 बार रिवीजन करके देख लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि चारों का चारों कर लेंगे। लेकिन आपको चारों नहीं करना है, कितना करना है? 2 करना है। ठीक, तो ये आपको बता दूं कि जो शॉर्ट नोट्स आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेंगे और फिर से एक बार देख लेते हैं। आप इसी प्रकार ही कॉलम बना करके लिखेंगे क्योंकि देखने में सुंदर है और फटाक से 2 नंबर मिलेगा। ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा? फटाक से 2 नंबर मिलेगा। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो चेक करने वाला है उसको भी अच्छा लगेगा कि लड़का जो है बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, तो चलो भाई हम 2 का 2 नंबर दे दें। नहीं तो थोड़ा सा राइटिंग खराब है, इधर उधर लिखे हैं, उसको समझ में नहीं आया तो 1 नंबर देके और आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ही लिखेंगे। और हम विश्लेषण भी कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने समास को बहुत अच्छे ढंग से समझा। आशा करते हैं कि आपको भी समझ में आया होगा और परीक्षा में आप चूकेंगे नहीं, बिल्कुल सही करेंगे। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।